हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिट्स। इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है। मान लेते हैं कभी उस पार्टिकल की एनर्जी पॉजिटिव है, कभी उस पार्टिकल की एनर्जी जीरो है और कभी उस पार्टिकल की एनर्जी नेगेटिव है। ठीक है। और पार्टिकल मोशन कैसे कर रहा है? पार्टिकल मोशन कर रहा है अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है? जहाँ पे फोर्स जो रहेगा वो हो जाएगा -k/r²। ठीक, तो पार्टिकल इस फोर्स के अंदर मोशन कर रहा है, इस फोर्स के अंदर क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो एनर्जी होगी डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए, उसमें पार्टिकल की ऑर्बिट क्या होगी, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो एफ इफेक्टिव होता है, जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर करा सेंट्रल फोर्स में, वहां पे हमने एक फोर्स डिफाइन किया एफ इफेक्टिव, जो कि था F + L² / μ r³, जहां पे L क्या है? एंगुलर मोमेंटम है, म्यू क्या है? पार्टिकल का मास है, और आर क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है। तो F बराबर होता है -∂V/∂r। और हमने एक टर्म और डिफाइन किया था जहां पे V इफेक्टिव क्या था? V + L² / 2μr²। As an illustration, consider VR for an attractive inverse square law of force। अट्रैक्टिव जब बोलेंगे तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका कांस्टेंट है, r डिस्टेंस है। तो r डिस्टेंस पे जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा वो होगा 1/r² के प्रोपोर्शनल। ठीक, तो यहाँ से हम इसको पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होती है? V बराबर F बराबर होता है -∂V/∂r। अगर आपका कंजर्वेटिव फोर्स है तो यहाँ पे सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो F बराबर -∂V/∂r। जब F बराबर ∂V/∂r तो हम निकाल लेंगे, वहां से इंटीग्रेशन करेंगे V को, तो V बराबर आ जाएगा -F/dr। राइट, F का मान सब्सटीट्यूट करेंगे। F का मान होता है k/r², सॉरी -k/r², तो यहाँ पे आ जाएगा +k/r²। k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1/r²dr। 1/r² का इंटीग्रेशन कितना होता है? -1/r, और कांस्टेंट आपका k है ही। राइट, तो हमारे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो F इफेक्टिव जो होता है, यहाँ पे F का मान रख देंगे -k/r², क्योंकि हम लोग एक स्पेशल केस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, तो -k/r², और ये आपका पूरा टर्म ऐसे ही था। पोटेंशियल एनर्जी जब V इफेक्टिव पोटेंशियल की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे V की जगह अभी हम लोगों ने निकाला फोर्स का फार्मूला, फोर्स का ये जो यहाँ पे था, इसको रख करके। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सब्सटीट्यूट कर देंगे आ जाएगा -k/r, और यहाँ पे ये पूरा टर्म ऐसे ही रहा। तो अब पार्टिकल क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो पार्टिकल का क्या हो सकता है? टर्निंग पॉइंट हो सकता है। टर्निंग पॉइंट कैसे डिफाइन होता है? टर्निंग पॉइंट उस पॉइंट को बोलेंगे जहां पे आपका r .0 हो जाए। ठीक है, एट द टर्निंग पॉइंट्स, अगर पार्टिकल के पास टर्निंग पॉइंट है r1, r2, r3, r4, तो r जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0। तो जैसे ही r 0 होगा तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी पार्टिकल की कितनी होती है? 1/2μr² प्लस V इफेक्टिव। तो अगर r 0 हो गया तो इसका मतलब टोटल एनर्जी पार्टिकल की किसके बराबर हो जाएगी? इफेक्टिव पोटेंशियल के। ठीक है, तो पहला केस हम लोग डिस्कस करते हैं जब आपका पार्टिकल की एनर्जी पॉजिटिव हो। ठीक, उससे पहले हमें इस पोटेंशियल को ड्रॉ करना है। तो इस पोटेंशियल में दो टर्म है, एक है -k/r और एक है L² / 2μr²। ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा? ये वाला जो आपको दिख रहा है डॉटेड, पूरे ग्राफ में से केवल ये वाला टर्म, ठीक है, ये राइट, ये वाली लाइन जो दिख रही है डॉटेड व्हाइट कलर से, ये जो है ये है आपका -k/r। तो k का कुछ मान रख करके हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, तो -1/r का ग्राफ कैसे जाएगा? k बराबर 1 मान ले तो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। r गोइंग टू इनफाइनाइट पे ये 0 हो जाएगा, और ये r गोइंग टू इनफाइनाइट पे ये 0 पे जाकर के मिल जाएगा। ठीक, फिर दूसरा टर्म क्या है? V इफेक्टिव में दूसरा टर्म है L² / 2μr²। तो L² / 2μr², तो L² / 2μr² कौन सा होगा? ये जो व्हाइट कलर से दिख रहा है ये आपका होगा L² / 2μr²। ठीक है, तो लेकिन ये r² है, यहाँ पे क्या है? r, तो इसका मतलब ये r² बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा। ये यहीं पे पहुंचा रहेगा तो ये एकदम नीचे आ जाएगा, यहीं से नीचे हो जाएगा। ये थोड़ा यहाँ पे जाके टच करेगा तो ये और पहले ही टच करने लगेगा। राइट, क्योंकि ये 1/r² है, तो r गोइंग टू इनफाइनाइट पे ये भी टर्म 0 हो जाएगा, r गोइंग टू इनफाइनाइट पे ये भी टर्म 0 हो जाएगा। तो ये हमने अलग अलग दोनों को, इसको और इस टर्म को अलग अलग ड्रॉ कर लिया। अलग अलग जैसे ड्रॉ किया तो इन दोनों का जब इफेक्टिव इसका और ये इसका, राइट, इस वाले टर्म का और इस वाले टर्म का जो इफेक्टिव ग्राफ आएगा वो कैसे होगा? ये जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है,
ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है ये किसका ग्राफ है, इस वाले टर्म का प्लस इस वाले टर्म का इफेक्टिव बिहेवियर, वो आपका ये है। तो ये आपका जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है ये किसके लिए ग्राफ हो गया, वी इफेक्टिव का, राइट, क्योंकि वी इफेक्टिव दिस प्लस दिस है। ठीक है, तो ये वी इफेक्टिव का ग्राफ हो गया आपके पास यहाँ पे, ठीक, जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है, और ये भी इनफाइनाइट पे जाकर के 0 पे मिल जाएगा। मतलब ये जो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, राइट, एक्स एक्सिस पे आर है, और वाई एक्सिस पे क्या है, पोटेंशियल है, विच इज वी इफेक्टिव। वाई एक्सिस पे पोटेंशियल है, अब पोटेंशियल 3 पोटेंशियल हो सकता है, एक तो वी इफेक्टिव है, एक ये वाला पोटेंशियल सेंट्रीपिटल, और एक है आपका कौन सा, ये माइनस के बाई आर। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया किसका, सॉरी, हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया इस वाले पोटेंशियल का। ठीक, तो अब हम पहला केस डिस्कस करेंगे जब पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर देन 0 हो। तो जब पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर देन 0 हो तो 0 क्या होगा, ये लाइन जो है ये ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब अगर 0 हो जाएगा तो ये वाली एक्सिस को एनर्जी टच करेगी, राइट। तो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इससे ऊपर, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ऊपर जितनी भी एनर्जी होगी क्या होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी, राइट। तो और ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, आर पे डिपेंड नहीं करती, तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये सीधी एक लाइन मिलेगी हमें। ठीक है, तो पहला केस जो है वो है E इज इक्वल टू E1। तो जैसे ही आपका केस पॉजिटिव एनर्जी के लिए है, पार्टिकल की एनर्जी पॉजिटिव है, तो उस केस में मान लेते हैं पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, E1 है। तो E1 है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें इस वाले कर्व में, तो ये आपका आ गया E1, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी 0 होगी पूरे इस एक्सिस पे, और इससे ऊपर पॉजिटिव एनर्जी, इससे नीचे नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, तो E इज इक्वल टू E1। इन दिस केस द पार्टिकल कैन नेवर कम क्लोजर देन R1। तो ग्राफ से देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये टच, यहाँ पे ये जो आपके पास पिंक कलर से जो लाइन दिख रही है जो कि एनर्जी की लाइन है E1, वो किसको टच कर रहा है, वो टच कर रहा है ऑरेंज लाइन को, जो कि है वी इफेक्टिव को, तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल जैसे ही यहाँ तक आएगा, इनफाइनाइट से आएगा, क्लोजर आता जाएगा, क्लोजर आता जाएगा, क्लोजर आता जाएगा, लेकिन जैसे ही R1 डिस्टेंस पे आएगा, R1 डिस्टेंस पे आने के बाद इससे ज़्यादा पास डिस्टेंस पे नहीं जा सकता है। मतलब क्या है कि अगर एक पार्टिकल मोशन कर रहा है सेंटर ऑफ फोर्स के अबाउट, तो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, फोर्स जो पार्टिकल आपका सेंटर ऑफ फोर्स में जो ओरिजिन है, वो ओरिजिन से केवल और केवल R1 डिस्टेंस तक रहेगा। R1 डिस्टेंस से और ज़्यादा पास डिस्टेंस पे नहीं आ सकता है, राइट, और ज़्यादा पास डिस्टेंस पे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये इस डिस्टेंस पे आएगा, तो इस डिस्टेंस पे अगर हम देखें तो इफेक्टिव पोटेंशियल आपका कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, राइट, वी इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा टोटल एनर्जी से। जब टोटल एनर्जी से वी इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे पार्टिकल की एनर्जी, पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, राइट। तो फॉर दिस केस जब पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर देन 0 है, उस केस में पार्टिकल एक मिनिमम डिस्टेंस तक आएगा, दैट इज R1, उसके बाद वो फ्लाई कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए पार्टिकल के लिए एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। किस केस के लिए, जब पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना, सो इन दिस केस द पार्टिकल कैन नेवर कम क्लोजर देन R1, R1 से ज्यादा क्लोजर नहीं आ सकता है, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, राइट। जैसे ही यहाँ पे आएगा पार्टिकल, मान लो यहाँ पे अगर आ सकता है, तो जैसे ही आएगा तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इफेक्टिव पोटेंशियल कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये इफेक्टिव पोटेंशियल का मान, ये पोटेंशियल और एनर्जी आपकी यहाँ पे है, तो इसका मतलब वी इफेक्टिव तो ज्यादा हो गया। जब वी इफेक्टिव ज्यादा हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी घटा दो। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गया तो टोटल एनर्जी में जैसे पोटेंशियल एनर्जी घटाओगे नेगेटिव आएगा, राइट। तो नेगेटिव जब आ गया तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे इस एनर्जी के लिए क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यही चीज है, राइट। अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक लोअर बाउंड पार्टिकल के पास आ रहा है, दैट इज R1, एंड देयर इज नो अपर बाउंड, और वो क्या करेगा, आएगा और फिर वापस चला जाएगा इनफाइनाइट पे, limit to the possible value of R, right, there is no upper limit to the possible value of R, so the orbit is unbound। तो पार्टिकल का ऑर्बिट क्या होगा, अनबाउंड होगा। ठीक है, तो सपोज हमारे पास अर्थ है, अर्थ के पास क्या है, अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो कोई पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएगा, अगर उस पार्टिकल की एनर्जी पॉजिटिव है तो क्या करेगा, वो आएगा एक निश्चित दूरी तक अर्थ के पास आएगा, फिर वहां से वो लौट जाएगा, राइट। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में बाउंड नहीं होगा अगर उस पार्टिकल की एनर्जी पॉजिटिव है तो। सो द ऑर्बिट इज अनबाउंड, तो पार्टिकल का ऑर्बिट क्या होगा, अनबाउंड होगा।
ए पार्टिकल विल कम इन फ्रॉम इंफिनिटी, स्ट्राइक द रिपल्सिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैरियर, बी रिपेल्ड एंड ट्रेवल बैक टू इंफिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट से आएगा एक मिनिमम डिस्टेंस तक। सपोज अगर अर्थ के ही हम केस ले लें तो अर्थ के जस्ट एकदम क्लोजर डिस्टेंस r1 तक आएगा, फिर वहां से वो लौट जाएगा, वो चला जाएगा इनफाइनाइट पे। दूसरा केस क्या हो सकता है, जब पार्टिकल की एनर्जी जीरो हो, पार्टिकल के पास कोई एनर्जी ना हो। तो जब पार्टिकल की एनर्जी जीरो हो तो क्या होगा, पार्टिकल की एनर्जी जब जीरो है तो इसका मतलब है वो इस एक्सिस पे लाई करेगा। जब इस एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे जैसे ही लाई करेगा तो यहाँ पे कहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे आपका इस पॉइंट पे कट करेगा, राइट। जैसे ही इस पॉइंट पे कट करेगा पार्टिकल की एनर्जी E2 इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे जो आपका V इफेक्टिव इसको कट किया, तो मतलब क्या है कि पार्टिकल इस डिस्टेंस तक आएगा, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, राइट। इस डिस्टेंस तक आएगा, इतनी डिस्टेंस तक नहीं आएगा, फिर वो वापस इनफाइनाइट चला जाएगा। इसका मतलब जब पार्टिकल की एनर्जी पॉजिटिव हो या जीरो हो, दोनों सिनेरियो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, सो ए रफली सिमिलर पिक्चर इज ऑब्टेन्ड एज फॉर द केस E इक्वल टू E ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, जैसे E ग्रेटर देन 0 है उसी तरीके का केस E इक्वल टू 0 के लिए भी होगा। तीसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है, जो है आपका जब पार्टिकल की एनर्जी नेगेटिव हो। तो जब पार्टिकल की एनर्जी नेगेटिव हो तो उसमें हम पहला केस ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि पार्टिकल की एनर्जी जो है वो E3 है। तो जब E3 होगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव एनर्जी नीचे की तरफ प्लॉट होगी। तो मान लेते हैं E3 है, तो E3 किस पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट किया और यहाँ पे V इफेक्टिव को कट किया, यहाँ पे और यहाँ पे। तो जब यहाँ पे कट किया तो यहाँ पे हमें एक R1 मिल जाएगा, राइट, और यहाँ पे कट किया तो हमें यहाँ पे एक R2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने R3 लिखा है और R2 लिखा है, तो यहाँ पे कट किया तो R2 मिला, यहाँ पे कट किया तो R3 मिला। ठीक है, इन एडिशन टू लोअर बाउंड R2 देयर इज आल्सो एन अपर बाउंड R3। तो इसमें क्या होगा कि पार्टिकल के पास एक मिनिमम डिस्टेंस भी है और एक मैक्सिमम डिस्टेंस भी है, राइट। तो सपोज इनफाइनाइट से आ रहा है कोई पार्टिकल, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में जैसे एंटर करेगा तो क्या होगा, उसके पास एक मिनिमम डिस्टेंस होगी, मतलब अर्थ में कोलाइड भी नहीं करेगा और अर्थ से इनफाइनाइट दूरी पे भी नहीं जाएगा। जैसे ही एक बार ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गया तो मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में वो बाउंड हो जाएगा। तो पार्टिकल की जब एनर्जी नेगेटिव है तो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, बाउंडेड ऑर्बिट में होगा। The motion in this case is bounded and there are two turning points R2 and R3, right। R2 and R3 क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे दो जगह पे ये कट कर रहा है। जो आपका V इफेक्टिव है कितने जगह पे कट कर रहा है, दो जगह पे कट कर रहा है। तो इसलिए इस जगह पे कट किया तो हमें यहाँ पे R3 मिल गया, यहाँ पे जो कट किया R2 मिल गया। ठीक है, तो इस केस में जब पार्टिकल की एनर्जी लेस देन 0 है और E इक्वल टू E3 है तो पार्टिकल का जो मोशन होगा कैसा होगा, बाउंडेड होगा। एंड देयर आर टू टर्निंग पॉइंट्स R2 एंड R3 also known as apsidal distances। इनको क्या बोलते हैं, apsidal distance। This does not necessarily mean that orbit is closed। closed orbit का क्या मतलब होता है, तो अब हमारे पास हमने क्या देखा कि पार्टिकल के पास क्या होगा, दो डिस्टेंस होगी, एक मिनिमम डिस्टेंस अर्थ के पास आएगा, एकदम मिनिमम डिस्टेंस आएगा, फिर अर्थ से दूरी पे जाएगा R3 पे जाएगा, फिर अर्थ के पास R2 पे आएगा, फिर अर्थ के पास R3 डिस्टेंस पे जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऑर्बिट क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड ऑर्बिट का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास प्लेनेट सिस्टम में है, सोलर सिस्टम में कौन सा है, सन के अराउंड आपका जो अर्थ है वो क्या कर रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो वो क्लोज्ड ऑर्बिट है। अर्थ का ऑर्बिट कैसा है, क्लोज्ड ऑर्बिट है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है, यहाँ पे सेंटर ऑफ फोर्स है, तो वो क्या करेगा, सेंटर ऑफ फोर्स से एक मिनिमम डिस्टेंस R2 और एक मैक्सिमम डिस्टेंस R3 इसी के बीच में लाई करेगा। पार्टिकल की ऑर्बिट इसी के बीच में लाई करेगा, मतलब पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा इन्हीं दोनों डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, इस केस के लिए जब उसका एनर्जी लेस देन 0 है तो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये आपका क्लोज्ड ऑर्बिट हो। क्लोज्ड ऑर्बिट का मतलब है कि यहां से आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे 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 और फिर ये ऐसे इसी पे जाकर के मिल जाएगा, मतलब एक ही पाथ को फॉलो करे, तो उसको बोलेंगे क्लोज्ड ऑर्बिट, राइट। ऑल दैट कैन बी सेड इज दैट दे आर बाउंडेड। इस केस में बाउंडेड तो होगा जब एनर्जी लेस देन 0 है और E बराबर E3 केस के लिए। तो E बराबर E3 केस के लिए एनर्जी पार्टिकल का जो ऑर्बिट होगा बाउंडेड तो होगा, और ये ऑर्बिट को हम ऐसे समझ सकते हैं कंटेन्ड बिटवीन टू सर्कल ऑफ रेडियस R2 एंड R3। तो पार्टिकल का ऑर्बिट जब E इज इक्वल टू E3 है तो कहाँ रहेगा, ये कंटेन्ड रहेगा दो सर्किल के बीच में, राइट। सर्किल ऑफ रेडियस R2 एंड R3 विथ टर्निंग पॉइंट ऑलवेज लाइंग ऑन द सर्कल्स। तो टर्निंग पॉइंट हमेशा क्या करेगा, इस सर्कल के ऊपर लाई करेगा। तीसरा केस है जब E इज इक्वल टू
जब आपका पार्टिकल का एनर्जी ये आपका लेस देन के लिए दो केस है, राइट। जब एनर्जी पार्टिकल का लेस देन 0 है तो उसमें दो केस है, पहला E इक्वल टू E3, राइट। पार्टिकल का एनर्जी यहाँ पे हो सकता है या पार्टिकल का एनर्जी यहाँ पे हो सकता है, जस्ट पोटेंशियल के मिनिमम पे, राइट। तो पोटेंशियल के मिनिमम पे हमने मान लिया, तो E इज इक्वल टू E4 जो कि किसके बराबर है, V इफेक्टिव के मिनिमम के। सो इन दिस केस, अब इस केस में क्या होगा, इन दिस केस लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, मतलब जो A वाले केस में क्या था, E बराबर E3 वाले केस में जो आपका क्या हो जा रहा था R2 और R3, इस वाले केस में क्या होगा R2 और R3 दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। सो इन दिस केस लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड coincides and motion is possible at only one radius, और वो सेटिस्फाई करेगा r डॉट इज इक्वल टू 0 एंड द ऑर्बिट इज सर्किल। तो जैसे ही पार्टिकल की जो एनर्जी है वो इफेक्टिव पोटेंशियल के मिनिमम के बराबर हो जाएगी, उस केस में पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। तो इफेक्टिव पोटेंशियल अगर है, कोई भी फंक्शन अगर है उसका मिनिमा निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के 0 करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे कि पॉजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें V इफेक्टिव का मिनिमा निकालना है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन 0 करोगे, लेकिन ये तो डिफिनीशन होती है इसकी, ये फोर्स की डिफिनीशन होती है, जब फोर्स कंजर्वेटिव हो तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एफ, लेकिन राइट हैंड साइड में 0 है तो हम इसको जस्ट F लिख सकते हैं। तो F इफेक्टिव 0 हो गया, F इफेक्टिव 0 हुआ तो F इफेक्टिव का मान कितना था, F प्लस एल स्क्वायर अपॉन म्यू आर क्यूब इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया F बराबर माइनस एल स्क्वायर अपॉन म्यू आर क्यूब। तो ये जो कंडीशन आई है कि जो फोर्स है पार्टिकल के ऊपर, जो सेंट्रल फोर्स लग रहा है, वो अगर माइनस एल स्क्वायर अपॉन म्यू आर क्यूब के बराबर है तो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अप्लाइड फोर्स कंडीशन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, अप्लाइड फोर्स दैट इज ये, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रिवर्स डिफेक्टिव फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर इतने के बराबर हो जाएगा तो पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। अब हमने यहाँ तक किसका डिस्कस किया, जब आपके पास फोर्स जो है वो है माइनस के बाई आर स्क्वायर, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। इसी तरीके से हम एक दूसरा फोर्स ले सकते हैं जो कि है 1 अपॉन आर टू द पावर 4 की पावर में, राइट। जो आपका फोर्स है, दूसरा केस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे आपका इनवर्स स्क्वायर कंप्लीट होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। यहाँ पे हमने एक दूसरा लिया है जो कि है आपका F इज इक्वल टू माइनस 3a बाई आर 4। तो F इज इक्वल टू माइनस 3a बाई आर 4, तो F बराबर क्या होता है, V बराबर होता है माइनस, V बराबर अगर हम निकालें, या F बराबर होता है माइनस dV बाई डी आर, राइट। तो वहां से निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V, अगर V दिया है तो F निकाल लेंगे, F दिया है तो V निकाल लेंगे, राइट। तो इफेक्टिव जो होता है वो होता है वी आर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर। वी इफेक्टिव पोटेंशियल कितना होता है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर प्लस वी आर, और एफ इफेक्टिव जो आ गया हमारे पास वो होता है एफ प्लस एल स्क्वायर अपॉन म्यू आर क्यूब। तो अगर हम इसको प्लॉट करें वी इफेक्टिव को, तो वी इफेक्टिव में दो टर्म है, वी इफेक्टिव में एक टर्म है एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर, ठीक है। ये स्मॉल एल जो है वो कैपिटल एल ही है, राइट, एंगुलर मोमेंटम ही है। और यहाँ पे एक टर्म रहेगा 1 बाई आर क्यूब, माइनस 1 बाई आर क्यूब को अगर हम प्लॉट करें तो ये वाला टर्म होगा माइनस 1 बाई आर क्यूब। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका ये ऑरेंज कलर से जाएगा, राइट। इस दिस टर्म प्लस दिस टर्म, इनका दोनों इफेक्टिव क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो वी इफेक्टिव हमने प्लॉट कर लिया जो कि हमारा ऑरेंज कलर से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये अगर पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल के लिए अगर पॉजिटिव है तो इसमें भी तो हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं, राइट। एक पॉइंट हमारे पास R1 होगा, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन इस पोटेंशियल के पास मिनिमा नहीं है बल्कि मैक्सिमा है। तो जब भी पोटेंशियल मैक्सिमा होता है तो जो आपका ऑर्बिट होगा वो कभी भी स्टेबल ऑर्बिट नहीं होगा, ठीक है। तो इस वाले केस के लिए हमारे पास क्या होगा, ये अगर हमारे पास पोटेंशियल और फोर्स ये है तो पार्टिकल जो रहेगा वो उसके पास ऑर्बिट कैसा होगा, उसके पास ऑर्बिट होगा अनस्टेबल ऑर्बिट, राइट, क्योंकि जो आपके पास पोटेंशियल है वो कैसा है, मैक्सिमा है, राइट। लेकिन अगर हम इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स की बात करें तो उसमें जो पोटेंशियल होता है उसमें क्या आता है, मिनिमा होता है, राइट। तो इस वाले केस में आपके पास जो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स की बात अगर मैं करूं तो वहां पे जो पार्टिकल का ऑर्बिट होगा वो स्टेबल होगा। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेबल और अनस्टेबल ऑर्बिट। ये क्या होता है, द स्टेबिलिटी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, जो आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट है उसकी स्टेबिलिटी इज डिटरमिन्ड बाय द साइन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वी इफेक्टिव, राइट। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका पोटेंशियल जो है वो मिनिमा है तो ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट आपका स्टेबल होगा, अगर पोटेंशियल आपका मैक्सिमा है तो सर्कुलर ऑर्बिट स्टेबल होगा।
राइट। स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट के लिए पोटेंशियल आपका जो होना चाहिए उसका सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, और अनस्टेबल ऑर्बिट के लिए सेकेंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, राइट। और किस पॉइंट पे चेक करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल पे। सो इफ द एनर्जी इज स्लाइटली अबव दैट रिक्वायर्ड फॉर ए मिनिमम इन वी इफेक्टिव, द मोशन दो नो लॉन्गर सर्कुलर विल स्टिल बी बाउंडेड। सर्कुलर तो नहीं होगा इस केस में, इस वाले केस में सर्कुलर नहीं होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमा है, पोटेंशियल पे इस पॉइंट पे मैक्सिमा है, तो इसका मतलब ये सर्कुलर तो नहीं होगा, लेकिन आपका जो पार्टिकल होगा वो स्टिल बाउंडेड रहेगा। द सर्कुलर ऑर्बिट इज स्टेबल, ऐसा नहीं कि सर्कुलर ऑर्बिट स्टेबल रहेगा, लेकिन हाउएवर इफ वी इफेक्टिव एग्जिबिट्स ए मैक्सिमा द स्लाइटली राइजिंग ऑफ ई अबव द सर्कुलर ऑर्बिट वैल्यू रिजल्ट्स इन मोशन इज अनबाउंडेड, दिस सर्कुलर ऑर्बिट इज अनस्टेबल। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। इफ द एनर्जी इज स्लाइटली अबव दैट रिक्वायर्ड फॉर ए मिनिमम इन वी इफेक्टिव, द मोशन दो नो लॉन्गर सर्कुलर विल स्टिल बी बाउंडेड, द सर्कुलर ऑर्बिट इज स्टेबल। तो अब यहाँ पे जो कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो पोटेंशियल है वो मिनिमम पोटेंशियल उसमें एग्जिस्ट करता है, अगर पोटेंशियल में मिनिमम पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, तो जो सर्कुलर ऑर्बिट है अगर उसकी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ा दी जाए पार्टिकल की, तो सर्कुलर ऑर्बिट के मोशन में नहीं रह पाएगा, मतलब पार्टिकल का जो ऑर्बिट है सर्कुलर ऑर्बिट नहीं रहेगा, लेकिन स्टिल बाउंडेड रहेगा। तो ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन अगर हम पार्टिकल की एनर्जी जो सर्कुलर ऑर्बिट में है अगर उससे बढ़ाने से पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं रहता है और बाउंडेड भी नहीं रहता, अनबाउंड हो जाता है, तो ऐसे बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि सर्कुलर ऑर्बिट आपका अनस्टेबल है, राइट। हमारे पास एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं बर्टान्स थ्योरम। बर्टान्स थ्योरम क्या होता है, द ओनली सेंट्रल फोर्सेस दैट रिजल्ट इन क्लोज्ड ऑर्बिट। तो हमारे पास जो क्लोज्ड ऑर्बिट, अगर पार्टिकल क्लोज्ड ऑर्बिट में होगा तो ऐसे कौन सा सेंट्रल फोर्स है, कौन सा सेंट्रल फोर्स है, दो सेंट्रल फोर्स है, एक है इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स, एक है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस के इंटू डिस्टेंस, दैट इज आर, F इज इक्वल टू माइनस के आर। इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस के बाई आर स्क्वायर। तो बर्टान्स थ्योरम बोलता है कि द ओनली सेंट्रल फोर्सेस दैट रिजल्ट इन क्लोज्ड ऑर्बिट्स फॉर ऑल बाउंड पार्टिकल्स आर द इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड हुक्स लॉ।